Hey guys, welcome back to our channel Expressive Learners. This is Vishali Dhawan here, and today in this video we're going to be starting with class 11 statistics. Chapter number 1, that is concept of economics and significance of statistics in economics. सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीपली और क्लैरिफाई करने वाले हैं. ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि तुम्हें पूरे चैप्टर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन जाए. और साथ ही अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट press the subscribe button and don't forget to hit the bell icon. Now let's get started without wasting any further moment. So there is the first topic would be concept of economics. Basically I have told you that we will study about the concept, the basic understanding of what is economics. Basically इकोनॉमिक्स होता है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रीड करते हैं, पढ़ते हैं. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जैसे कंज्यूमर, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट. ये सारी हमारी क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, हर कोई जो इंसान है, एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू ओल्ड मैन इज़ इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दी हुई है कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं. तो हम सब क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं. कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द वैल्यू. कंजम्पशन एग्जैक्टली बताता है आपने कितनी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को कंज्यूम किया है. बेसिकली इट इंडिकेट्स डिपिक्ट्स द वैल्यू, हाउ मच, लाइक आप कैसे इसको मेजर करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को यूटिल्स में, कि मुझे इतने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है इसको खाकर या फिर इसको कंज्यूम करके इस पर्टिकुलर गुड को. ठीक है, तो कंजम्पशन आपको वो वैल्यू बताता है कि कितनी यूटिलिटी वैल्यू आपको मिली है किसी चीज़ को कंज्यूम करके. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस अभी हम पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी आपको पता होंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा. ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है और फिर बाद में उसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उनको सेल कर देता है अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए. ठीक है, what is production? Production is the process of converting raw material into useful things. मतलब कच्ची चीज़ों को, like when you convert the raw materials into the useful, into the required ones, then that process, that wholesome process is indicated as production. Okay, and the things become useful when they acquire the utility value. Things become useful as they acquire utility value. Raw material would never acquire your utility value. हम कभी raw material को कभी भी use नहीं करते, consume नहीं करते. If you have given the option that you have to choose between them, both of them, between one, it would be that you will choose useful things. You will not choose piece of wood, rather than you will choose furniture only. कि कौन इतनी वो पहले piece of wood को convert करेगा उस furniture के अंदर. तो मतलब सीधा हम useful products को consume करेंगे तो उनकी utility value जो है वो access करनी शुरू कर देते हैं, acquire करनी शुरू कर देते हैं जैसे ही चीज़ें useful होनी शुरू होती हैं. फिर हमको use करते हैं, consume करते हैं तो उसकी utility value आ जाती है. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट रिगार्डिंग सम टर्म्स योर टॉपिक इकोनॉमिक्स. ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो हम पढ़ रहे हैं. और अब हम पढ़ेंगे कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज सेविंग? नेक्स्ट पार्ट इज सेविंग. सेविंग क्या है? सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू 100 rupees, योर मंथली इनकम इज 100 rupees and you have consumed 60 rupees. तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम विच यू हैव नॉट कंज्यूम्ड, द 40 rupees, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? सेविंग्स हो जाएंगी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है जब हम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं देन हमें उसके बदले में उसके रिटर्न में कुछ मिलता है. लाइक व्हेन यू परचेज एसेट, एनी एसेट, फॉर एग्जांपल लैंड आपने परचेज करी तो उसकी जो वैल्यू है वो दिन ब दिन जो है इंक्रीज़ करेगी. लैंड कभी डिप्रिशिएट नहीं होता, आपको पता है. सो जो लैंड पे आपने इन्वेस्ट करा है पैसा, वो फर्दर आपकी इनकम जनरेट करने वाला है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जिसके बदले में हमें रिटर्न में कुछ मिले. एंड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू खर्चा. मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना. ठीक है, इट इज़ अ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प्स टू जनरेट इनकम. प्रोड्यूसर जब ऐसी एसेट पे खर्चा करता है, किसी एसेट के परचेज में जो हमें आगे जाकर इनकम जनरेट करेंगे. खर्चा होता है जब हम किसी चीज़ पे स्पॉइल करके आ जाते हैं मनी, मतलब किसी चीज़ पे हमने खर्चा कर दिया. बट व्हेन यू से द वर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब हमें रिटर्न में भी कुछ मिल रहा है उसके. ठीक है,
सो अब मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। सेविंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट भी है, कंज्यूमर है, जो फिर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, एवरीथिंग, दीज ऑल टर्म्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? It is an activity which is related to the use of scarce means called scarce resources. Means are always scarce in relation to our wants. ठीक है, imagine yourself on the richest person on the earth, still you can't have everything you wish to have the point of time. It implies that scarcity of your means, resources in relation to your wants. Whenever economic activities, मतलब आपको कभी भी ये डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या लिखोगे? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम, मतलब जो हम, हमारे पास रिसोर्सेज कई हैं, मतलब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं इन रिलेशन टू आवर वांट्स, मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ज़रूरतों को पूरे करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो स्कार्स हैं. सो देन when this situation, particular situation arises, then it is called economic activity. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो नीचे एक टॉपिक है छोटा सा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. स्कार्सिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर फॉर इकोनॉमिक्स. अभी बच्चा हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ही वाइडली डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कंप्लीट नहीं किया है, शुरू करना है वो भी. ठीक है, ये भी हम इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा वाइडली अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं. ठीक है, तो अब इसके अंडर एक और सब टॉपिक है, दैट इज स्कार्सिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर फॉर इकोनॉमिक्स. इस पूरे टॉपिक में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि क्या कहा गया है. इसमें वो बता रहे हैं कि हमेशा जब हम कोई चीज़ को खरीदने जाते हैं, आई विल गिव यू एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल की मदद से उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो डेफिनेशन है उसको और अच्छे से क्लियर कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 रुपीज़ है एंड सामने कप ऑफ कॉफ़ी है और एक आपके पास कोल्ड ड्रिंक है. अब वो 10 रुपीज़ के साथ आप कप ऑफ कॉफ़ी भी, आपको दोनों चीज़ें पीनी, लेकिन है आपके पास सिर्फ 10 रुपीज़, और कप ऑफ कॉफ़ी भी 10 रुपीज़ की है और कोल्ड ड्रिंक भी 10 रुपीज़ की है. बट आपके जो रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके पास जो पैसे हैं वो कम है. एज पर योर वांट्स आप चाहते दोनों चीज़ें हो, बट एक चीज़ ही आएगी. जहाँ पर आपको इन दोनों में चॉइस करनी आ जाए, जहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज करती है, वहीं पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा इन दोनों में से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ है ही 10 रुपये का नोट. अगर मेरे पास 20 रुपये होते, मतलब मेरे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी. मतलब रिसोर्सेज कम, वांट्स ज़्यादा, तो चॉइस करना पड़ेगा मुझे. व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज, देन ओनली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज. ठीक है, यही टॉपिक में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है. यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. We cannot escape from the problem of allocation of the limited means to the alternative uses. Resources are scarce and have alternative uses. मतलब options की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अच्छा, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक सेकंड चलते हैं हम. अब यहाँ पे देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. यानी कि रिसोर्सेज आपके स्कार्स हैं, आपके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस इसलिए क्योंकि चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हुई. मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे और मैं चाहती तो दोनों चीज़ें खरीदनी थी, पर मेरे रिसोर्सेज कम थे, वॉन्ट्स मेरी ज़्यादा थी, तो चॉइस की प्रॉब्लम आई. जहाँ पे चॉइस की प्रॉब्लम आई वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई. अच्छा, तो अगर एक और चीज़, इफ़ देयर इज़ नो स्कार्सिटी देयर इज़ नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अगर कोई कमी नहीं होगी रिसोर्सेज की तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होगी. देयर इज़ नो इकोनॉमिक्स एंड इफ देयर इज़ नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये बार बार उसको एक ही चीज़ को बोला गया. और नीचे एक एमिनेंट स्कॉलर ने डेफिनेशन दी है हमें इकोनॉमिक्स की, वो आप रीड कर लेना. वही डेफिनेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा ज़्यादा वोकैबुलरी मतलब उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है, बस और कुछ नहीं है. इनके बारे में अब डिस्टेंट कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी के. कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. कंजम्पशन के अंदर आप कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ोगे, प्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में आप रीड करने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप पढ़ने वाले हो जीडीपी की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द यू कैन से कि फैक्टर्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आगे हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसकी होनी चाहिए. दैट इज माइक्रो. अब हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले इस वर्ड की पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? माइक्रो छोटा, मैक्रो मीन्स लार्ज. ठीक है, तो वैसे यही इसके जो मतलब है वो भी ऐसा ही है कुछ, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ डील करता है जो कि माइक्रो यूनिट से रिलेट करते हैं. जैसे एक हाउस होल्ड हो गया, एक छोटी सी फर्म, एक इंडस्ट्री. द इशूज़ ऑफ प्रॉब्लम आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड ऑन द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर.
किसी एक इंसान के बलबूते पे वेलफेयर करना, मतलब एक इंडिविजुअल बेसिस पे वेलफेयर करना, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ डील करता है जो कि पूरी इकोनॉमी में एज अ होल जो है वो एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी पे होते हैं। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्रॉब्लम को डील करता है एट द लेवल ऑफ स्मॉल लेवल, यानी कि इंडस्ट्री की एक छोटी सी इंडस्ट्री, एक हाउस होल्ड हो गया, एक फर्म और फर्म। पर ये जो मैक्रो है ये प्रॉब्लम्स को डील करता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, आपके इकोनॉमी के लेवल पे, मतलब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, ठीक है। और ये जो इश्यूज जो प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं वो सोशल वेलफेयर होता है, इंडिविजुअल वेलफेयर नहीं दिमाग में रखते, सबका सबका सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है, कलेक्टिव वेलफेयर। सो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हम मेन पार्ट की तरफ मूव करेंगे, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चा यहाँ पर अब हम न्यू टॉपिक की तरफ मूव करें, दैट इज़ वेरी न्यू फॉर यू ऑल ऑल्सो, स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में जब भी आपने कुछ सुना होगा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर्स, ग्राफ्स, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा होगा। एक लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो ये सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि स्टैटिस्टिक्स कुछ बार डायग्राम्स, कुछ पाई चार्ट्स, ऐसा कुछ पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एज वेल एज अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसके अंदर कोई क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी बिल्कुल सही है। वो एस्पेक्ट जिस एस्पेक्ट से आप स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देख रहे हो वो बिल्कुल सही है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, बट ऑल्सो आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करना होगा। अभी आपको सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी आपको मेरी बातें ऊपर से निकल रही होंगी लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बच्चों आप हमेशा देखोगे कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस के साथ डील करा होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मतलब नंबर्स की फॉर्म में, डाटा होगा 1 2 3 4 की फॉर्म में, ठीक है। There must be a system, method or technique to collect quantitative information. Statistical information may be a raw information. जो statistics में information होती है वो शायद raw information हो सकती है, ठीक है। तो उसको बाद में क्लासीफाई करते हैं, टैबुलेट करते हैं, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करते हैं, फिर वो स्टैटिस्टिक्स पूरी की पूरी डेफिनेशन चीज़ है जो सेट ऑफ मैथड्स के साथ उसको डाटा को कंडेंस करते हैं, फिर वो डाटा कहलाता है। जो एक स्टैटिस्टिक्स है, जो एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है वो रॉ हो सकती है, उसको बाद में वो टैबुलराइज करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं, सब कुछ सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर कर उसको एक डाटा की यू कैन से की फॉर्म देते हैं। आगे आगे आप पढ़ोगे, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत बच्चों को लगता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द पूल ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, लेकिन one thing I want to clear of all there is a doubt, there is a perception, misconception in your mind that always the statistics is what that कि ये एक quantitative information है। No, it is not like that. Not always that statistics depicts the quantitative information. Statistics जो है, all statistics are data, but all data are not statistics, ठीक है। और एक और चीज़ आपको आगे आगे पता चलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मैं एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये जो मैंने अभी बहुत कुछ ही इंग्लिश में बोला है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल से समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, वन मस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। तो मैंने आपको बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक रॉ डाटा है, उसको क्लासीफाई करना पड़ता है, टेबुलेट करना पड़ता है, फिर जाके वो डाटा की फॉर्म में आ जाता है एक, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करा गया है। नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट अ पूल ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इंस्टेड ही ऑल्सो लुक इनटू मेथड्स ऑफ टेक्निक। आप नीचे आगे आगे मेथड्स पढ़ोगे, कैसे कैसे डाटा को क्लासीफाई, मतलब कि डाटा के फॉर्म में एक स्टैटिस्टिक्स को कैसे लेके आते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन होती है, एवरीथिंग विल स्टडी इन डिटेल। उससे पहले एक चीज़ ध्यान से समझो कि स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन करते हैं ऑन द सब्जेक्ट मैटर, हम उसको बाइफिकेट करते हैं सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। अभी तक मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स में आप क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ डील करोगी, यानी कि 1 2 3 फॉर्म के फॉर्म में, आप नंबर्स की फॉर्म में डाटा को समझने वाले होगी। जैसे कि 26 प्लस मेल जो है इंडिया में, उनकी हाइट 6 फीट है और नेपाल में उनकी हाइट 5 फीट से भी कम है। ऐसे एग्जाम्पल आपको हाइपोथेसी दी है मैंने, इसको रियल नहीं मानना आपको, ठीक है, हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन दी जस्ट। तो ऐसे ऐसे आप इसमें पढ़ोगे कि नंबर्स की फॉर्म में डाटा आपके पास होगा तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। पर हर नंबर की फॉर्म में जो डाटा, हर क्वांटिटेटिव डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डाटा है, ठीक है। अच्छा, उस चीज़ को भी छोड़ दो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये देखो कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को ना ये समझाने के लिए मैं बात आपसे बोल दूँ कि भाई स्टैटिस्टिक्स तो एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है,
इतना सा कहने के बाद भी इसकी जो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं होती। इसको समझने के लिए हमें इसको दो पार्ट्स में बाइफिकेट करा है, मतलब दो तरीकों से आप समझोगे, एज अ स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस और फिर पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। अभी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस पहले समझाऊंगी, फिर हम सिंगुलर की बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा एक टेबल है जिससे आपको और अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाएगा, तभी आप आगे मूव करोगे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्लियर होगा तभी इसके बाद में इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे। अच्छा, ये टेबल देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, काउ हैज़ अ 4 लेग्स। अब आप बोलो मैम ने तो बोला था कि हर डाटा स्टैटिस्टिक्स होता है, जो क्वांटिटेटिव होता है डाटा वो स्टैटिस्टिक्स है। भाई यहाँ पर भी क्वांटिटेटिव डाटा है, बट ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स वो है जिसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में कंपैरिजन आ जाए, जिसको पढ़ते ही हमें कुछ क्लियर हो रहा हो, कुछ वो डिपिक्ट कर रहा हो किसी चीज़ की तरफ, किसी टॉपिक को लेकर वो बना हो। काउ हैज़ 4 लेग्स, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि ये स्टैटिस्टिक्स है कि बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000। ये एक डेटा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे आपको एक अब यहाँ से इस डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, यू कैन सी कि यू कैन हैव द क्लियर आइडिया व्हाट आर दे सेइंग। बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो बर्थ रेट इंडिया का है वो 18 पर 1000 है और यूएसए का इतना बर्थ रेट है। यहाँ पे बर्थ रेट की बात हो रही है और उनको दो कंट्रीज के साथ कंपेयर करा है, इंडिया और यूएसए, विद न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को यूज़ करके डाटा यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करवाई गई है। जबकि ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि राम हैज़ 200 रुपीज़ इन द पॉकेट। मैं आपको ये टेबल क्यों पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डाटा होता है स्टैटिस्टिक्स में, पर जो हर क्वांटिटेटिव डाटा जहाँ पे आपको दिख जाए वो स्टैटिस्टिक्स वो जो लाइन है वो, या फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल देंगे उसको हम। स्टैटिस्टिक्स भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम कुछ आगे फर्दर को कंक्लूजन निकाल सके उस डाटा की, ठीक है। यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकल रखा हुआ है स्पोर्ट लेग्स, कुछ बना ही नहीं डाटा, इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। इसलिए मैं आपको टेबल पढ़ा रही हूँ, डाटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। इसको अच्छे से रीड करो, दो पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करवाया, वो आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं डाटा से, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस एंड एज वेल एज plural sense, and also sorry for the fumble which I created midway, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। अब देखो बच्चा, मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हमें उसको दो सेंसेस के टाइप में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस में। अभी हम प्लूरल सेंस पढ़ रहे हैं, तो प्लूरल सेंस में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अभी अभी मैंने आपको यही क्लियर करा कि कोई भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल दोगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से भी यहाँ पे वही बताया है, आप इस एग्जाम्पल को रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, ऑलवेज बेयर इन माइंड ओनली द एवरेजेस और द एग्रीगेट्स ऑफ डाटा दे रिलेट टू सम इंक्वायरी। जो ये एवरेजेस होती है ना, मतलब जो आपको नंबर दिया था, जस्ट अभी आपने पढ़ा कि बर्थ रेट है जो इंडिया में 18 पर 1000 था और यूएसए में 8 पर 1000 था, ये बेटा एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट, ये एवरेज बेसिस पे आपको डाटा एग्रीगेट, ये एग्रीगेट डाटा होता है, मतलब मिक्सड कपल ऑफ डाटा, कपल ऑफ फैक्ट्स को इंटरमिक्स करके डाटा बनाया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि so only the aggregates that relate to some inquiry like population growth or some phenomenon like inverse relationship between the price of the commodity and its demand are to be taken as statistics. Do not take statistics as some quantitative information relating to an individual like you have two brothers or sisters. I have already told you that you can't say any numerical data can be expressed as statistics. You see that the statement cow has 4 legs, इसमें quantitative है, numerical expression है, तो ये statistics है। No, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने इस यहाँ पे क्लियर करी है। और एक और चीज़ उन्होंने बोला है कि हमेशा एक जो, जब आप ऐसे रीड करते हो तो कोई भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, जैसे अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ के सुनाई थी बर्थ रेट वाली, तो उसमें हमने पढ़ा था 18 पर 1000। अब एग्जैक्ट ये नहीं होता है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा सही भी नहीं हो सकता। वाई, यहाँ पे एग्रीगेट्स, बहुत सारी चीज़ों फैक्ट्स को मिलाकर यहाँ पे जो डाटा आता है आपके पास, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू एग्जाम्पल लाइक वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन,
हर मिनट पे बर्थ रेट इंक्रीज करता है, डेथ रेट बढ़ता है, मतलब कुछ ना कुछ किसी की हर मिनट पे डेथ हो रही है, किसी ना किसी की बर्थ हो रहा है। तो पॉपुलेशन एग्जैक्टली आप डिटरमाइन नहीं कर सकती कि करंटली पॉपुलेशन कितना है। गूगल पे भी आप सर्च करोगे वो आपको एवरेज बताएगा, मतलब आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू बता देगा वो, ठीक है, एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकता। तो ऐसी वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हमने प्लूरल सेंस के बारे में तो पढ़ लिया, इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। हमने स्टैटिस्टिक्स की सिंपल डेफिनेशन देख ली, अब स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्लूरल सेंस भी देखना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशनशिप। मैं ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी, आप ये लर्न कर लीजिए, इसका मतलब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ठीक है। यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम, मतलब इसमें से कोई भी एक याद कर लो आप। मैं सेकेंड वाली आपको बता रही हूँ जो कि आपको दी है एक एमिनेंट स्कॉलर यूलिन केंडॉल। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सॉरी, बैड, माय बैड। स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट। क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि जो डाटा एक एक्सटेंट तक अफेक्टेड है ड्यू टू कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज की वजह से। किसी भी एक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है बच्चा, वो किसी एक फैक्टर की वजह से अराइज नहीं करती है। जैसे कोई भी चीज़ है आपकी मार्केट में, फॉर एग्जांपल डेनिम जीन्स ट्रेंड में है, इफ़ आई से यू, ठीक है, पता नहीं है या नहीं, बट मैं जस्ट आपको हाइपोथेसी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, एक कि है डेनिम जीन्स ट्रेंड में है। अब उसके ट्रेंड में आने का सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो एक कारण वैनिश होगा फिर तो वो उसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा किसी भी चीज़ के पीछे उसके ट्रेंड में आना है, फिर उसका कोई उसका किसी भी रेट की फ्लक्चुएशंस होना, रेट में किसी भी चीज़ के टैक्स कम होना, कोई चीज़ का रेट बढ़ना, एनीथिंग, प्राइसेस डिक्लाइन करना, एनीथिंग इफ़ यू टॉक अबाउट, तो उसके पीछे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से वो डाटा अफेक्टेड होता है। क्योंकि अगर एक कारण के लिए वो चेंज होगा तो फिर तो वो जीन्स ही, जैसे डेनिम जीन्स की बात कर रहे हैं, तो भाई अगर डेनिम जीन्स, क्या पता उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई इसलिए है। नेक्स्ट कारण ये हो सकता है किसी आपकी इंस्पिरेशन ने उसको किसी मूवी में, किसी कैरेक्टर में प्ले करते वक्त पहना हो, ठीक है। और थर्ड रीज़न हो सकता है कि उसके जो उसकी डिमांड है वो ज़्यादा है, और टैक्स प्राइजेस, जो टैक्स है वो, मतलब बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस की वजह से एक डाटा अफेक्टेड होता है, कोई सिंगल रीज़न की वजह से कुछ नहीं होता, ठीक है। और जैसे ही वो सिंगल रीज़न वैनिश करेगा फिर तो वो पूरा हिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ डाटा, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस, ठीक है। अब हम फीचर्स पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। हमने स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस की डेफिनेशन को क्लियर कर लिया, अब इसके फीचर्स को पढ़ते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खूबियाँ क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। द फर्स्ट फीचर इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। A single number does not constitute statistics. No conclusion can be drawn from it. It is only the aggregate number of facts that is called statistics. ठीक है। As the same can be compared, and for example if it is stated that there are 1000 students in our college, तो ये statistical significance नहीं रखता है। बट इफ इट स्टेटस के 300 स्टूडेंट्स आर्ट फैकल्टी में हैं, 400 कॉमर्स में और 500 साइंस में, तो वो एक स्टैटिस्टिकल सेंस बनाता है, क्योंकि वो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि कितने बच्चे कौन सी स्ट्रीम में है, मतलब स्ट्रीम्स कौन, कितने बच्चों ने कौन सी स्ट्रीम चूज करी है। तो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल डाटा है। लेकिन आप सिंपल इतना बोल दो कि मेरे कॉलेज में 1000 बच्चा, तो ये कोई स्टैटिस्टिक्स प्रेफरेंस नहीं रखता है डाटा, ठीक है। तो मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि जो डाटा है, कोई भी एक डाटा स्टैटिस्टिक्स की जो यू कैन से कि उस पर कैसे आता है, स्टेटस उसकी पोजीशन कैसे गेन करता है, वो किसी सिंगल फैक्ट की वजह से कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, कोई सिंगल नंबर। जैसे आपने एक नंबर बोला कि 1000 बच्चे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर आप अलग अलग में बात करो कि आर्ट्स में इतने बच्चे, कॉमर्स में इतने, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ फैक्ट्स जो हैं जुड़े रहते हैं एक चीज़ के साथ, तो फिर एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। आई होप मैं जो पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, numerically expressed. Statistics are expressed in the terms of numbers. Qualitative aspects like small or big, rich or poor, ये नहीं होता है। Statistics में हमेशा हर चीज़ को numerically express करा जाता है। आपने देखा होगा कि कभी भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा कि जो बर्थ रेट है, वही एग्जांपल ले रही हूँ मैं, बर्थ रेट जो है वो इंडिया का पुअर है कंपेयर टू यूएस से, ठीक है। ऐसा कभी नहीं पढ़ोगे आप नंबर्स की फॉर्म में इतना पढ़ रहे हो कि 18 पर 1000 है, वो 8 पर 1000 है, तो आप न्यूमेरिकली चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन चीज़ें। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल, बिग, ये वर्ड्स कभी भी यूज नहीं होते इनमें, इनको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे, आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। फॉर इंस्टेंस टू से
इरफान पाठन इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट, इसकी कोई स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं है। पर अगर आप कहो कि इरफान पाठक जो भी है नाम पाठन, इरफान पठन इज 6 feet and 2 inches एंड दैट ऑफ सचिन इज 5 feet and 4 inches, तो ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वो बोल रहे हैं कि कभी स्टैटिस्टिक्स को हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, हम कभी भी उनको किसी भी चीज़ जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में नहीं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम डाटा के साथ डील करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे पुअर, रिच, बिग, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज में आपको ऑलरेडी पॉइंट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कोई भी डाटा है वो सिंगल रीजन की वजह से इफेक्टेड नहीं होता है, वो हमेशा बहुत सारे कारणों की वजह से वो जो है ऐसा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस। आप यहाँ पे पॉइंट रीड करो, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल फैक्टर, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। हैड दे बीन अफेक्टेड बाय वन फैक्टर अलोन, देन बाय रिमूविंग दैट फैक्टर दे वुड लूज ऑल देयर सिग्निफिकेंस। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैंने आपको डेनिम जीन्स वाला एग्जाम्पल दिया था कि कभी भी किसी भी एक रीजन की वजह से वो जीन्स ट्रेंड में नहीं आई है, कभी भी सिंगल रीजन नहीं होता है, हमेशा मल्टीप्लिसिटी, मतलब बहुत सारे कॉजेज होते हैं, नंबर ऑफ कॉजेज इफेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी फैक्टर को। बहुत सारे फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस होके एक स्टैटिस्टिक्स इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम उसी फैक्टर को अगर एक वन फैक्टर की वजह से डाटा जो है इन्फ्लुएंस होता तो फिर वो जो अगर हम उसी वन फैक्टर को खत्म कर देते तो फिर तो डाटा की सिग्निफिकेंस ही नहीं कोई रहती, ऐसा नहीं होता है। फॉर इंस्टांस 30% राइज इन द प्राइसेस में बी ड्यू टू सेवरल कॉजेज। प्राइसेस में राइज आया वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सप्लाई में रिडक्शन हो गई, सप्लाई कम हो गई, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो गई तभी प्राइस राइज हो गए, शॉर्टेज हो गई पावर की, राइज इन वेजेस हमने बढ़ा दी वर्कर्स की, राइज इन टैक्सेस। ठीक है, तो एक जो है किसी भी स्टैटिस्टिक्स में कोई भी सिंगल फैक्टर की वजह से कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे कारण जुड़े रहते हैं। अगर कोई एक कारण होगा तो फिर वो एक कारण जब हम हटा देंगे तो फिर तो कोई उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं रह जाएगा उस डाटा का। समझ में आई? अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। हाँ जी, तो रीजनेबल एक्यूरेसी में आपको बताया गया है, अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट केप्ट इन व्यू व्हाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो वो बोल रहे हैं इसके अंदर हमेशा एक एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए जब आप स्टैटिस्टिक्स के डाटा को स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए हमें। कैसे? देखो हमने बोल दिया कि जो है एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी तो भाई गलत भी हो सकती है, माना। देखो पॉपुलेशन की बात अगर मैं करूँ, पॉपुलेशन मेरी, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली, 135 करोड़ पॉपुलेशन है। इसका जो फैक्टर नंबर है वो तो चेंज होता रहता है, बर्थ रेट। मैंने आपको बताया कि बर्थ किसी का 1 मिनट में होता है और किसी की डेथ 1 मिनट, मतलब एक ही मिनट में बहुत कुछ होता रहता है, तो इसकी एक एस्टिमेटेड बता दी। एस्टिमेटेड का मतलब है या तो इससे कम होंगी, हल्का फुल्का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 189 करोड़ है और आप 135 बता रहे हो। डाटा में रीजनेबली एक्यूरेट होना चाहिए वो डाटा। ठीक है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जिस पर्पस के लिए आप डाटा को, जैसे आपको पता करना है कि कितने लोग हमारे लिटरेट हैं, मतलब आप इस पर्पस से डाटा को कलेक्ट करने निकले हो, तो वो जो जिस मेथड से आप कलेक्ट करने वाले हो वो रीजनेबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। समझ में आई? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। Such numericals alone will be called statistics, are mutually related and comparable. Unless they have the quality of comparison, they cannot be called statistics. देखो बच्चा, अगर किसी भी डाटा को हम कंपेयर नहीं कर पा रहे तो वो स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। स्टैटिस्टिक्स हमेशा वही होगा जिस डाटा को हम कंपेयर कर पाएंगे। एग्जाम्पल पढ़ो यहाँ पे, राम इज 40 years old, मोहन इज 5 feet tall। क्या आप कंपेयर कर पा रहे हो? क्या बता रहे हैं वो? राम मोहन की एक की हाइट बता रहे हैं, एक का वेट बता रहे हैं, ये कैसे हो गया? गलत बोल रहे हैं। फिर वो बोल रहा है सोहन है 60 kg ऑफ वेट, तो यहाँ पे पहले एक की एज बता दी, फिर हाइट बता दी, फिर वेट बता दिया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए। एक वेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक एज के बारे में, एक हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, जो एज एंड हाइट, अगर तीनों की इंटर रिलेटेड होती, किसी की जैसे एज अगर वो बात करें तो राम की एज बताते हैं, मोहन की एज बताते हैं और फिर सोहन की, मतलब एज के साथ जो म्यूचुअली रिलेटेड होता है अगर इनका डाटा तीनों का, तो शायद इसकी कोई सेंस बन जाती है और हम इसको इंटर रिलेट करके इसका कंपैरिजन कर पाते। फिर हम कंपेयर करते हैं कि भाई इसकी एज इससे कम है, इसकी हाइट इससे कम है।
ठीक है, ये अलग अलग डाटा जो है वो नहीं चलेगा, मतलब वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा, म्यूचुअली रिलेटेड डाटा को ही हम कंपेयर कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कभी भी कोई डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा अगर वो किसी ऑब्जेक्टिव से नहीं बना। देखो, मैं अगर निकली हूँ ढूंढने कि मुझे पता करना है कि कोरोना के बाद, पैंडमिक के बाद कितने लोगों की जो जॉब्स हैं वो चली गई, मतलब एम्प्लॉयमेंट की बेसिस मुझे पता करना है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है हमारे इंडिया का पूरा, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं। तो मतलब मैं एक रीज़न की वजह से एक डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ, तो मेरा डाटा ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा, क्योंकि वो फिर कंपेरेबल भी होगा और रिलेटेड भी होगा डाटा। पर अगर मैं कोई भी रीज़न ना रखूँ कि मैंने क्यों डाटा फाइंड करा, मैंने सिंपल लिख दिया काउ हैज़ 4 legs, मेरे को पता था, मैंने लिख दिया, ये कभी भी स्टैटिस्टिक्स फिर नहीं कहलाएगा। हमेशा किसी डाटा के बनने का कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होगा, कोई कारण होगा उसके बनने के पीछे। अगर वो कारण नहीं है तो फिर वो डाटा भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। अब जैसे कोई कारण ही नहीं है, काउ हैज़ 4 legs, क्या बनाए, कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, ना ये म्यूचुअली रिलेटेड है, ना ये कंपेरेबल है, ना ये कुछ एक्यूरेट है। एक्यूरेट इन द सेंस कि स्टैटिस्टिक्स में इसकी कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, ठीक है, इसकी कोई पोजीशन ही नहीं है। अब आप इस पॉइंट को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। एनी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव विल ओनली बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स। फिर वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगा। काउ हैज़ 4 legs, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की काउ की 4 लाते हैं, लाते हैं उसकी 4 लाते हैं, तो ये सिर्फ एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू बन के रह जाएगी, स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। इफ डाटा पर्टेनिंग टू बी फार्मर्स ऑफ द विलेजेस कलेक्टेड, फार्मर्स के बारे में अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो एक डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से जुड़ा है डाटा, तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड टू द पर्पस ऑफ नोइंग देयर इकोनॉमिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग देम, टोटल पॉपुलेशन, ये सारे पर्पस जुड़े हैं। मतलब एक डाटा की फाइंड करने के पीछे कुछ पर्पस जुड़ा होगा, जब प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होगा, कोई पहले से ही सोचा कोई कारण छिपा होगा, वो जो डाटा है फिर वो स्टैटिस्टिक्स ही कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 6th पॉइंट समझ में आ गया, इसका फीचर समझ में आ गया। अब 7th पॉइंट देखो, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स में भी कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और आर एस्टिमेटेड। देखो, इफ द फील्ड ऑफ एस्टिगेशन इज, आप हमेशा जो डाटा देखोगे वो हमेशा एस्टिमेटेड डाटा है। मैं आपको ये पॉइंट बार बार बताते आ रही हूँ, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी क्लियर करवाया कि जो डाटा है हमेशा एस्टिमेटेड होता है, एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं दे सकते आपको। क्यों? पॉपुलेशन का एग्जांपल आप ले लो, पॉपुलेशन जो मैं आपको बार बार एग्जांपल दे चुकी हूँ, वैसे तो फिर से एक बार बता देती हूँ, पॉइंट को क्लियर कर लेती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट। देखो, जो गूगल पे पॉपुलेशन लिखी होती है वो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, क्योंकि हर मिनट पे किसी का रेट ऑफ बर्थ इंक्रीज कर रहा है, हर मिनट पे रेट ऑफ डेथ फॉल कर रहा है, एनी थिंग इज हैपनिंग, मतलब हर मिनट पे कोई ना कोई पैदा हो रहा है, हर मिनट पे कोई ना कोई मर रहा है। तो दैट्स वाई देयर इज एस्टिमेटेड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी आपको नहीं मिल सकती। जब आपका जो यू कैन से कि जब आपका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो वास्ट है, जैसे पॉपुलेशन का जो मैटर है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो जब वास्ट होगी तो डाटा आपको एस्टिमेटेड ही देखने को मिलेगा, और एस्टिमेटेड डाटा ही हेल्पफुल रहेगा आपको। तो वो यही बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स में भी कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और एन एस्टिमेटेड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कभी आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 lakh पीपल अटेंडेड द रैली addressed by Prime Minister in Delhi and 2 lakh in Mumbai. These statistics are based on estimation. किसी ने वहाँ पे जाके गिन के थोड़ी ना देखा कि रैली में 1 लाख इंसान था, क्या पता 1 लाख से ऊपर हो, ऊपर नीचे चलता है बट इतना भी ऊपर नीचे, मतलब एक एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, अगर 2 लाख थे तो 2 लाख बोला, 1 थे तो 1। एज अगेंस्ट इज इंक्वायरी इज लिमिटेड, द इन्यूमरेशन मेथड इज अप्रोप्रिएट। जब इंक्वायरी आपकी लिमिटेड है तब आपका ये जो मेथड बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन जहाँ पर आप गिन सकते हो, जैसे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो तो आप गिन सकते हो ना, तो वहाँ पर इन्यूमरेशन मेथड कभी भी काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल आपको दिए, 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। ये एग्जैक्ट इसका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये छोटा है। जब वास्ट होगा, यहाँ पे रैली जैसे हो रही थी, तो उनका वो एक एक इंसान को थोड़े ना गिन रहे थे कितने नंबर ऑफ पर्सन है, उन्होंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे दी कि 2 लाख लोगों ने रैली को अटेंड करा। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकती है वैल्यू, हल्का मोटा ऊपर नीचे चलता है। लेकिन जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा है तो इन्यूमरेशन मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू मेथड है। तो एस्टिमेटेड तो बिल्कुल आपको तो पता है ना कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 8th पॉइंट देखो, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। इसमें क्या बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग देम, अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड, नो कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन हैपहैज़ार्ड मैनर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स आपको फटाफट में समझ में आ जाएगा। जैसे मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू क्लास सब्जेक्ट एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स विल लेड टू नो कंक्लूजन्स।
आपने किसी कॉलेज के किसी एक बच्चे का ना रिजल्ट दे दिया कि राम का ये रिजल्ट आया है। भाई राम कौन सी क्लास का बच्चा है, कौन से सेक्शन का बच्चा है, कौन से सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं, कौन से पेपर्स हुए थे, कितने मैक्सिमम मार्क्स टच हुए हैं, उसके कितने आए हैं। आप एक डाटा को निकालने से पहले एक प्लानिंग होती है जो आपको करनी पड़ेगी, तभी वो डाटा सिस्टमैटिकली जो है करेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स, सारे फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स जो थे हमारे स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस समझ में आ गए। अब हम मूव करते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके भी फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स वन एंड द सेम थिंग, फिर उसके फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन, इसको पढ़ने के लिए बच्चा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैसे कैसे होता है, क्या चीज़ उसमें होती है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए, मैं डाटा को कैसे, किसी भी डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं, वो कैसे बोल सकते हैं उसको, वो स्टैटिस्टिक्स वाली पोजीशन एक्वायर करने के लिए कौन से स्टेप्स को पार करना पड़ेगा, कोई भी डाटा स्टैटिस्टिक्स कैसे कहलाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में एक डेफिनेशन यहाँ पे है, स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। अब अलग अलग स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं जिसको पार करना पड़ेगा डाटा को, फिर वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। स्टेज 1 कलेक्शन करोगे सबसे पहले आप डाटा को, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको प्रेजेंट करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे डाटा को, फिर इंटरप्रेट करोगे। क्या था ये? कलेक्शन में मतलब आप सबसे पहले कलेक्ट करोगे आप स्टैटिस्टिकल डाटा, फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे उसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में। थर्ड, आप प्रेजेंट करोगे मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में। फोर्थ, फिर एनालाइज का मतलब आप उसको एवरेज या परसेंटेज के फॉर्म पे एनालाइज करोगे कितना है। फिफ्थ एंड फाइनली आप उससे कोई कॉन्क्लूजन निकालोगे, इंटरप्रेट करोगे उसमें से कुछ। ठीक है, अब इन सब के लिए हमें कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल की ज़रूरत है। जैसे कलेक्शन के टाइम पे जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें सेंसस की ज़रूरत है। सेंसस हर 10 साल बाद होता है, आपने पढ़ा होगा अपने सोशल स्टडीज़ में। ठीक है, अपनी सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। तो कलेक्शन के टाइम पे सेंसस, ऑर्गेनाइजेशन में आपको कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल चाहिए? टेलीबार्स के थ्रू। आपने टेलीबार्स पढ़े होंगे ना, 1 2 3 4, फिर ऐसे 5 टेलीबार लग जाता है ऐसे। ठीक है, अगर 5 रिप्रेजेंट करना है तो टेलीबार्स और एरे ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन के लिए आपको कौन सी स्टैटिस्टिकल टूल की ज़रूरत है? उसके लिए आपको ज़रूरत होगी, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी टेबल्स की, ग्राफ्स की, डायग्राम्स की। एनालाइज करने के लिए डाटा को आपको चाहिए होगा परसेंटेजेस, एवरेजेस, कॉरिलेशंस, कॉफिशिएंट्स, आगे सारे मेथड्स को आप डिस्कस करोगे, सेंट्रल टेंडेंसी, सब कुछ ही चाहिए होता है। फिर इंटरप्रेट करोगे, मतलब लास्ट में जब आप कंक्लूजन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? डिग्री पे, उसके बेसिस पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कंपेयर करके, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने कंप्लीट कर लिया इस टॉपिक को। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, नाउ सी here you will be, now the next topic is scope of statistics। क्या स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का, ये आपको पढ़ना, हम अब ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, बहुत बार हमने बोल दिया स्टैटिस्टिक्स, तो हम स्टैट्स बोलेंगे इसको। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे स्टैट्स के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैट्स। तो नेचर क्या है स्टैट्स का? 1 सेकेंड। जब भी बच्चा नेचर की बात होती है तो हमेशा एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि साइंस, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो स्टैट्स है हमारी, वो साइंस है या एक आर्ट है? वेदर इट इज़ अ साइंस, वेदर इट इज़ अ आर्ट, इन दोनों में से क्या है? सच में बताएं तो साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों चीज़ें ही है हमारी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कैसे? देखो, जब आप बात कर रहे हो कि वो एक साइंस है, साइंस में जैसे आप न्यूमेरिकल डाटा पढ़ते हो साइंटिफिक वे में, उसको ऐसे ही लिख रहा है वो। और आर्ट कैसे है? वो स्टैटिस्टिकल डाटा को कैसे पिक्चर्स की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटेटिव डाटा भी दिखा रहा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा है, तो इस तरीके से वो एक आर्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। इस सिचुएशन को अगर आपने अपनी प्रूव करना है, आपको आज पूछ लें कि भाई स्टैटिस्टिक्स को बोथ साइंस एंड आर्ट क्यों कहते हैं, बताओ, सपोर्ट योर स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, हाउ विल यू से? Just read this whole topic and you will have the scenario that what to write in that context। ठीक है, आई होप यू हैव रेड अबाउट इट। अब हम मूव करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। सब्जेक्ट मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, दैट इज,
सो सब्जेक्ट मैटर की बेसिस पे मैं इसको टू पार्ट्स में, इसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं मतलब स्टैटिस्टिक्स के, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्रेंशियल। इसमें से एक हम पढ़ रहे हैं और एक हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बच्चा? जिस मेथड के थ्रू आप कलेक्शन करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, एज वेल एज एनालाइज करते हो डाटा को, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलेक्शन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो डाटा को। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा मेथड है जिसको आप यूज़ करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल से आपको एक समझाया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तब यूज़ होता है जब आपको एवरेज हाइट पता करनी होती है स्टूडेंट्स की अलग अलग मेथड के साथ। जैसे आप अलग अलग मेथड यूज़ करते हो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इसके अंदर आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, कंक्लूजन्स निकालते हो विद द हेल्प ऑफ methods like universe or population on the basis of given sample. Like examples है आपको यहाँ पे समझाया है, जैसे if your class teacher estimates the average weight of the entire class, ठीक है, called universe or population on the basis of average weight of the sample of students of the class। मतलब आपको inferential statistics के अंदर क्या होता है कि पेन हमारा रेड कलर का ही सही था, हाँ जी। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है बच्चा? इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो ऑलरेडी सैम्पल हमें दिया होता है, उसके बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब सैम्पल ऑलरेडी गिवन है कि ये 40 स्टूडेंट्स हैं और इनके अलग अलग वेट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो उसमें से हम जब डाटा को कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में तो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं डाटा, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा विद हेल्प ऑफ द सम मेथड्स, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। व्हाट आर दोज? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू यू? हमने इतना कुछ पढ़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, इसकी लिमिटेशंस आपके सामने आई होंगी कि मैम इसकी कुछ लिमिटेशंस तो होनी चाहिए, होंगी भी। आपने एक चीज़ देखी है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट्स आएंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करा जा रहा है तो फिर क्वालिटेटिव फैक्ट्स को कौन स्टडी करेगा? क्वांटिटेटिव फैक्ट्स पे तो हर कोई फोकस कर रहा है, क्वालिटेटिव फिनोमेना पे कौन फोकस करेगा? आपको जो टेबल दिया रहता है उसके अंदर आपको बताते हैं कि जो है इसका, इस पर्सन का जो इसका जो एम्प्लॉय है, एक अजय है, इसकी सैलरी है 40,000 रुपीज़, ठीक है। और एक गीता है, उसकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 80,000। ये कैसे पता चलेगा कि अजय ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है या फिर गीता? मतलब क्वालिटेटिव फिनोमेना नहीं आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करा जाता, न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटेटिव पे फोकस करा जाता है, तो दैट्स वाई क्वालिटेटिव फिनोमेना यहाँ पे स्टडी नहीं करे जाते, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स बेस्ड है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द सच फैक्ट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना। तो हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो अलग अलग क्वालिटेटिव फिनोमेना है, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, लव, विजडम, हेल्थ, जस्टिस, ठीक है, पेट्रिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये नंबर ऑफ कपल ऑफ फैक्ट्स पे डील करता है, एग्रीगेट्स पे डील करता है, सिर्फ एक फैक्ट के एक पर्टिकुलर यूनिट के पीछे नहीं जाता है। लाइक it only aggregates the quantitative facts, it does not study the statistical facts relating to the particular unit। यहाँ पे एक एग्जाम्पल को रीड करो। एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि आपकी एक क्लास टीचर है, वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं, ठीक है, वो अर्न करते हैं इतने पैसे। तो ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट तो है, पर ये किसी इंडिविजुअल के रिलेटेड है, कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा। अगर मैं आपको बोलूँ कि इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स अक्रॉस ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फिर वो एक स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। लेकिन ये सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स है यहाँ से पता चलता है कि वो अलग अलग एग्रीगेट्स पे बेस्ड है, कपल ऑफ डाटा जब मिक्स करा जाता है तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। जो मैं आपके सिर्फ एक क्लास टीचर की बात कर रहे हो आप अपने, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेगा, उस डाटा को नहीं बोल सकते हम, ठीक है। जबकि वो भी एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि एक टीचर है, उसकी सैलरी इतनी है, बट वो कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो एग्रीगेट फैक्ट्स के साथ जुड़कर नहीं बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एन एसेंशियल, एक रिक्वायरमेंट। जो डाटा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, अलग अलग डाटा डिवर्स क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं इसकी फीचर्स में, जो हमने प्लूरल सेंस के फीचर्स पढ़े थे, आपको याद होगा। तो बच्चा एक चीज़ देखो, अब जब भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कभी मैंने आपको बताया था कि हम राम की, मोहन की, राजा की, जो भी था, राज जो भी था, उसका हम एज, वेट और हाइट तीनों चीज़ें ले रहे थे एक टाइम पे। हम एक टाइम पे एक ही काइंड की चीज़ ले सकते कि हम राम की भी एज की बात कर ले, राज की भी और मोहन की भी। अगर हम राम की एज ले रहे हैं, उसकी हाइट ले रहे हैं, उसका वेट ले, फिर कंपेयर कैसे करेंगे हम डाटा को? तो होमोजेनिटी मतलब एक सेम फीचर, सेम जो है काइंड जो है,
वो आनी चाहिए। अलग अलग डाटा डिवर्स क्वालिटीज़ एंड काइंड्स का कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपेयर नहीं हो पाएगा तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा, स्टैटिस्टिकल प्रेफरेंस नहीं मिलेगी उस डाटा को। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को क्लोथ की प्रोडक्शन से कैसे कंपेयर कर लोगे? उसको, उसकी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को फूड ग्रेन्स के साथ ही कंपेयर करा जा सकता है, ठीक है। नाउ रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। मोस्ट स्टैटिस्टिकल, ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो बोल रहा है कि मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स जो होती हैं वो ट्रू तो होती है पर एवरेज बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे, ठीक है। एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ, जैसे देखो, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एरर फ्री। एरर फ्री नहीं होता है बच्चा, कभी भी नहीं हो सकता है। मैं आपको बताया है कि पॉपुलेशन की एग्जांपल आपको बार बार दिए मैंने आपको, कि जो पॉपुलेशन है 138 करोड़ है फॉर एग्जांपल। अगेन आई एम सेइंग इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर मैंने आपको बोल दिया कि इतनी पॉपुलेशन है, क्या पता नंबर 138.6 हो। गूगल भी आपको एस्टिमेटेड ही बताता है, कभी भी वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताता, क्योंकि 1 मिनट में ही किसी की डेथ होती है, 1 मिनट में ही कोई बर्थ लेता है, तो दैट्स वाई एस्टिमेटेड होता है एक जिसका इस दैट। तो रिजल्ट्स ट्रू तो होते हैं लेकिन एवरेज बेसिस पे, एरर फ्री नहीं कह सकते हम स्टैटिस्टिकल डाटा को। तो दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशंस। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप उसको लेकर कंप्लीट कर सकते हो, और पॉपुलेशन वाली एग्जाम्पल भी बिल्कुल सही थी, आप वो भी दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में भी प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर हमने रेफरेंस यूज़ करके हमने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करी हैं, जिस कंडीशंस के अंदर हमने डाटा को बनाया है वही गलत है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सेइंग कि आपने किसी गूगल से डाटा कलेक्ट करा, आपकी रेफरेंस क्या है? गूगल। अगर गूगल ने ही आपको गलत साइट पे आप चले गए, गलत किसी साइट पे, फॉल्स साइट पे चले गए आप, और उसने आपको गलत डाटा दे दिया, आपने वही डाटा प्रेजेंट छाप दिया, तो भाई वो डाटा तो गलत नहीं है, बट आपने जिस रेफरेंस से लिया वो रेफरेंस वाला जो डाटा है वो गलत है, मतलब रेफरेंस पर्सन सही नहीं है। आपका जो रेफरेंस है, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में भी प्रूव टू बी रॉन्ग। सही से आपको डाटा कंक्लूड करना है, इसकी वजह से आप, इसलिए आपको जो है चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। जिस रेफरेंस से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो भी सही होना चाहिए, वरना रिजल्ट्स आपके गलत हो जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से उन्होंने समझाया है, इसको पढ़ लेना। कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। सिर्फ इस डाटा को एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डाटा को किसी नॉर्मल मैन के हाथों में आ गया है डाटा, तो फिर वो डेंजरस हो जाएगा काम, ये इग्नोरेंट नहीं होगा अगर कुछ भी हो जाता है उसकी वजह से। अगर एक अनक्वालिफाइड पर्सन के हाथ में मेडिसिन दे देंगे तो क्या होगा? वो उस चीज़ को अब्यूज़ कर सकता है, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो सकती हैं। तो गलत इंसान कभी भी डाटा को यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सपर्ट्स का ही स्टैटिस्टिकल डाटा को हैंडल करना चाहिए। प्रोन टू मिसयूज़, प्रोन टू मिसयूज़ के पॉइंट उन्होंने बताया है कि मिसयूज़ का जो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो, स्टैटिस्टिक्स अभी प्री ड्रॉन कंक्लूजन बहुत सपोर्ट करता है। अगर आपने देखा कि एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, एक सेकेंड, ऐसे जा रहा है एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ, और ये ईयर्स हैं, 2021 है, ये 20 ईयर था, ये 21 था, फिर ये 2022। आपने देखा कि 21 में सबसे ज़्यादा है, तो आपने कह दिया कि मैम इसमें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड गए हैं लोग। तो ये डाटा जो है आपने पहले ही कंक्लूजन निकाल दी कि इस ईयर में इतने लोग कम ज़्यादा चले गए एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयड का ग्राफ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस, तो इतने एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा थे 2021 में। तो आपने प्री ड्रॉन कंक्लूजन निकाल दिया स्टैटिस्टिक्स पे, जबकि स्टैटिस्टिक्स तो कभी एरर फ्री होता ही नहीं, तो ये मिसयूज़ हो रहा था यहाँ पे डाटा का, ठीक है। ये जो मिसयूज़ है ना, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ग्रेटेस्ट लिमिटेशन है, ये सबसे बड़ी देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस एक ही मतलब एक ही चीज़ में हम डिस्कस कर लेंगे, दोनों वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो सबसे पहली फंक्शन क्या है स्टैटिस्टिक्स का, हमारे इंपॉर्टेंस क्या है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि क्वांटिटेटिवली डाटा को एक्सप्रेस करा जाता है। आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ऐसे बोलेंगे कि 2007 to 2021 तक इतनी 18% डिक्रीज हो रही है, फिर इतना परसेंट राइज आया, मतलब न्यूमेरिकली वो बताएंगे आपको। कभी भी यू विल सी दैट ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक फंक्शन है कि ये हमेशा जो डाटा है उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। इसका फर्स्ट टास्क है मैग्नीट्यूड, क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन के थ्रू डाटा को लिखना, प्रिपेयर करना। आगे और भी पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्टोरल, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस। देखो बच्चा, इंटरसेक्टोरल इंटरटेम्पोरल के अंदर वो बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कभी भी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को स्टॉप नहीं करते। मतलब यू विल सी दैट इंटरसेक्टर, सबसे पहले इंटरसेक्टोरल का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टोरल मतलब अलग अलग सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजंस होना इकोनॉमी के, और इंटरटेम्पोरल मतलब अगर अलग अलग
सॉरी, इसका मतलब है अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम, चेंज इन द टाइम, टाइम के चेंज के अकॉर्डिंग बताता है आपको इंटरटेम्पोरल। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कंपैरिजन जो है डिफरेंट प्लान पीरियड्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, और पॉइंट्स देखिए यहाँ पे है आपके पास। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स, कभी भी कोई डाटा जब आप देखने को मिलता है आपको, हमेशा वो डाटा किसी कॉज की वजह से बनता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स के डाटा को देखकर ही आप उसका कॉज और उसका इफेक्ट बता सकते हो। जैसे आपने डाटा निकाला अनएम्प्लॉयमेंट का, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपने निकाली कि कितनी सेल उसकी, हर साल में उसकी कितनी सेल बढ़ी या फिर कम हुई, तो उससे आपको पता चल जाएगा। कम अगर हो रही है तो उसका रीज़न आपको पता है, उसका इफेक्ट, उसका कॉज आपको पता है, वो डाटा सामने क्यों आया और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, कि प्राइस में रिडक्शन होगी, डिमांड बढ़ गई इसलिए होगा। तो मतलब कॉज एंड इफेक्ट दोनों चीज़ें पता चल जाती है स्टैटिस्टिकल डाटा में, ठीक है। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, हम फॉरकास्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस कर सकते हैं। अगर हमने देखा कि डाटा में इतने लोग फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब 2022 में नंबर ऑफ़ गैजेट्स यूज़ करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे और बढ़ते दिख सकते हैं। हमने पहले ही फॉरकास्ट कर दिया। फॉरकास्ट का मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस नहीं होता हर बार, ठीक है। तो आप देखना इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग हो जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, और इस पॉइंट जो हमने लास्ट टॉपिक अभी भी पढ़ा है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द सिग्निफिकेंस, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन सा बच्चा? दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला पॉइंट आप याद कर सकते हो अगर आपको याद करना पड़े। और आप कर सकते हो इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे फटाफट से लाइक्स दे दो इस वीडियो पे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में डाउट्स को पिन करना बिल्कुल मत भूलना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच वुड बी योर चैप्टर 2 फ्रॉम योर बुक स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।